कम से कम इम्पॉर्टेंट है, जो या मैं देखना चाह रहा हूं बजट में, या मैं उम्मीद कर रहा हूं कि होगी, कि हमें कोई इंडिकेशन नजर आए थे द गवर्नमेंट इज रेडी टू टेक टफ डिसीजंस। जो इस्लाहात हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हर कोई करता है, बल्कि आज फिर जो है वो वजीर खजाना ने की, लेकिन बात करना एक अलग बात है और एक्चुअली उनको इंप्लीमेंट करना वो एक अलग बात है। तो ये जो कल का बजट आ रहा है, इसमें व्हाट शुड वी बी लुकिंग आउट फॉर, अगर हम ये जज करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट वाकई में वो करने को तैयार है जिसकी इस वक्त जरूरत है हमें। जी फहद भाई शुक्रिया। देखिए, आज का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसको आप डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कह लीजिए या इसको आप पिछले बजट का प्रोग्रेस कार्ड कह लीजिए कि वो उस बजट को इम्प्लीमेंट करने के नतीजे में गवर्नमेंट का इम्तिहानी रिजल्ट जो है वो क्या निकला। अब अगर हम देखते हैं तो दो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स हैं वो हमें लगा कि वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो सकी। पहला ज़राअत का और दूसरा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक। जब हम ज़राअत की तरफ देखते हैं तो हमें पता है कि एक तो पॉलिसी डिसीजन था पिछले वाला कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है वो, और मैं उसका हमेशा से हामी रहा कि उसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अनाउंस करके उसको जो है बाद में गंदम नहीं खरीदी गई तो उसने किसान की इनकम पे जो है वो इम्पैक्ट किया, जिसके नतीजे में जो अगली खरीफ की फसलें थी, चावल की, कपास की, कमाद की, वो उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सका। तो नतीजतन एक ऐसा विशेष साइकिल आया कि सारी आपकी फसलें जो है वो मुतासर हुई, प्लस उस पर क्लाइमेट चेंज था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमारे जो इंटरेस्ट रेट था 1.5 साल तक 22% रहा, वो 11% पे आ गया है। उसका इम्पैक्ट था। एनर्जी की कीमत जो थी वो बड़ी हाई थी, उसका इम्पैक्ट था। प्लस उस पर जो टैक्सेशन 45% जो मैन्युफैक्चरिंग पे ली जा रही है उसका इम्पैक्ट था। अब जब आपने को जो क्वेश्चन है बुनियादी कि क्या जो आज का नतीजा है उसके बाद स्टूडेंट जो है वो इसको इम्प्रूव कर पाएगा, तो शायद इसको इम्प्रूव जानते हुए भी कि ये इस्लाहत करने की ज़रूरत है नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पे अब सपोर्ट प्राइस देने का ज़माना ख़त्म हो गया, अब आप नहीं दे सकेंगे। एग्रीकल्चर पे अब ये तो किया जा सकता है कि इन्वेस्ट करें हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, मैकेनाइजेशन को बाईपास करके अब एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, लेकिन अब उस पर सब्सिडीज नहीं दी जा सकती। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि IMF के 2 प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं, एक जो कि क्लाइमेट चेंज का है जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा, और दूसरा जो इसका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है। तो अब जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी रोकने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ानी है, और उसके दरमियान में बैलेंस रख के इंडस्ट्री को एनर्जी भी सप्लाई करनी है। और वो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग पे 45% का टैक्स अगर कम करना है तो फिर हमें बाकी अनटैक्स सेक्टर को टैक्स रेट में लेके आना होगा। तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और वन इज वेरी होपफुल के फाइनेंस मिनिस्टर ने डॉक्टर शमशाद साहबा का जो एक इम्प्रेसिव काम था उसको कंटिन्यू रखा। अभी तक IMF के 2 प्रोग्राम जो है उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं कि अब वो इस बैलेंस को लेके आने की कोशिश करें, जो कि काफी चैलेंजिंग टास्क है। अच्छा, ये बिल्कुल चैलेंजिंग टास्क तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर फारूक सलीम, मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जरा एक तो पहले लेट्स क्विकली एनालाइज जो इकोनॉमिक सर्वे है, फिर कल के बजट पे आते हैं। डॉक्टर साहब, जो आज अनाउंस हुआ है, जो तमाम तरह जो स्कोर कार्ड अपनी पिछले 1 साल की कारकर्दगी का बताया गया, उसमें आपके लिए कोई सरप्राइजिंग चीज थी, कोई ऐसी चीज जो स्टैंड आउट करती है, या मोरलेस जो हम सुनते आ रहे थे वो उसी की डिटेल्स थी? देखिए, एक तो ये जो गुजर गया साल उसकी आप समझिए कि माशी कहानी है, या कहानी है हमारे इक़्तिसादी सफर की। पिछले साल भर के अरसे में बताया जा रहा है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। अब वो जो पाया है उसको तो बहुत कुछ नजर आता है, आपने भी उसका जिक्र कर दिया। खास तौर पे जो एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से है कि एक ज़माने में हमारा तिजारत का जो खसारा था, बैरूनी तिजारत का, वो कोई 16-17 अरब पे चला गया था। अब बताया जा रहा है कि वो तकरीबन सरप्लस में चला गया है, या एटलीस्ट बराबर पहुंच गया है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व से ज़र मुबादला वो 3 अरब के थे, या वो कोई 9-10 अरब पे पहुंच गए हैं। एक्सपोर्ट्स भी मार्जिनली बढ़े हैं, कोई 29-30 पे थी, या वो 32-33 की फिगर आ रही है। मेरा ख्याल है कि जो अगर आप फोकस करें कि क्या खोया, देखिए ये सारे नंबर्स हैं और ये नंबर्स की गेम है। क्या खोया, वो जो 24 करोड़ पाकिस्तानी जो जिंदा हैं, जो जमीन पे पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते हैं,
जो घर से निकलते हैं गोश्त सब्जी खरीदने के लिए, उनका क्या हाल हो। वो जो खोया वाला मामला है वो मुझे कुव्वत खरीद में नजर आता है, और कुव्वत खरीद को आप समझिए कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होते हुए नजर आता है। कुव्वत खरीद नहीं बची पाकिस्तानियों के पास, और उसका एक बड़ा इशारिया भी वर्ल्ड बैंक ने हमें कुछ ही दिनों पहले भी बताया, जो वो कहता है कि 45%, तकरीबन 45% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से गिर गई, और वो यही कह रहा है कि वो 45% जो तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं, तो वो 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जो कुव्वत खरीद है वो किस बुरी तरह मुतासिर हुई है। चाहे जितने भी नंबर आप सामने रख लें कि अफरात ज़र गिर गई है, वो 25-26 पे थी, अब वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, बिल्कुल दुरुस्त होगा वो भी, लेकिन यहाँ पे कुव्वत खरीद के ऊपर मैं समझता हूँ बड़ा फोकस करने की जरूरत है। एक तो ये ठीक, और दूसरा फाद साहब एक इशू बहुत बड़ा है, बहुत बुनियादी है, और वो है 18वीं तरमीम की जो फाइनेंशियल क्लॉजेस। देखिए, अगर पिछले 15 साल से विफाक बजट बना रही है, और 15 साल से मैं बड़े गौर से उसको स्टडी करने का कोशिश करता हूँ, और 15 साल से ये हो रहा है कि 2 या 3 फिगर्स आप सामने रखें। हमें बताया जाता है कि जैसे इस साल बताया जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की आमदन 18,000 अरब हो, और फिर हमें पता चलेगा कि 18,000 अरब में से 9 या 10,000 अरब जो है वो सूद की मद में मुख्तस कर दिया जाएगा, और 7 या 8,000 अरब जो बाकी बचता है वो चला जाएगा सूबों में, और वो आईनी जिम्मेदारी है विफाकी हुकूमत की। तो विफाकी हुकूमत तो इन 2 अखराजात के बाद खाली होगी। डॉक्टर साहब, ये जो नुक्ता है, ये वाला जो आप नुक्ता उठा रहे हैं, एक्चुअली मैंने इस पे बात करनी है, तो अगर आप मुझे इजाजत दें, लेट मी कम बैक टू इट, बिकॉज ये दो नुक्ते हैं, तो मैं आप तीनों मेहमानों से लेटर इन द शो बात करना चाहूंगा। एक तो 18वीं तरमीम का जो आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरा एनएफसी का, बिकॉज उसमें भी आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि जी हमें सूबों से बात करने की जरूरत है, और उसको थोड़ा सा उसमें शायद रद्द-बदल करना है। सो इफ यू अलाउ मी, लेट मी कम बैक टू दिस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैं जरा अली खिदर साहब को ले लूं। अली साहब, ये जो अभी डॉक्टर फरूख सलीम बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अदाद शुमार हमने देख लिए, और वो बिल्कुल ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से वो बड़े अच्छे लगते हैं, और एन मुमकिन है कि वो एक आपको एक बेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी ऊपर, उस फाउंडेशन के ऊपर आप अपना ग्रोथ की इमारत जो है वो खड़ी कर सकें। लेकिन ये जो एक इन्फ्लेशनरी फायर जो पिछले 2-2.5 साल की चली है, जिससे जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि कुव्वत खरीद की में तबाही मच गई है, तो उसको ये जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे है उसमें वो तो कहीं फैक्टर कर नहीं रहा। जो एक आम आदमी के ऊपर जो एक मुसीबतों का पहाड़ गिरा है पिछले सालों से, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सो अगर आज एक आम आदमी पूछ रहा है कि जी ये नंबर्स बड़े अच्छे हैं, बट व्हेन डू आई गेट टू बेनिफिट, तो उसको क्या जवाब देना है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर द शो। देखिए, नंबर अच्छे, आप एक पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि जी पिछले साल से इस साल के नंबर अच्छे हैं, बट हम अपना मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पाकिस्तान का देखें और एक ट्रेंड देखें, तो एक मैक्रो इकोनॉमी जनरल डिटोरिएशन की तरफ जा रही है, एंड वो एक साइक्लिकल मूवमेंट होती है, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और ऊपर कम जा रही होती है और नीचे ज्यादा आ रही होती है। तो हम बहुत एक जो है ना बड़े मैसिव इन्फ्लेशन जो आपने बात की, जब उससे गुजरे हैं, तो उसके बाद एक मैसिव किस्म की डिमांड इरोजन और वो परचेजिंग पावर जो लोगों की गिरी है, उसकी वजह से उनके डिमांड, उनके अखराजात कम हो गए हैं, लाइफस्टाइल एडजस्ट हो गए हैं। उस सारे की वजह से जब डिमांड कम हो जाएगी तो नेचुरली इन्फ्लेशन गिरेगी, और इन्फ्लेशन जहां आपकी प्राइस डबल होके वहां पे रुक गई है, मतलब और नहीं बढ़ रही है, पर लोगों की इनकम उस तरह से नहीं बढ़ रही है, तो लोगों के लिए वो नंबर अच्छे नहीं है। आप 2 साल पहले आपकी 30% इन्फ्लेशन थी, आपकी मई 2023 में इस मुल्क की हाईएस्ट तरीन इन्फ्लेशन थी 38%, और अभी अप्रैल 20 या मार्च 25 में आपके मुल्क की लोएस्ट तरीन इन्फ्लेशन थी 0.3%। तो मतलब ये क्या बात है, ये तो वोलेटिलिटी है। जब इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी तो उसमें आम आदमी तो हिचकोले खाएगा, वो हिचकोले खा रहा है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको एक स्टेबल पाथ चाहिए, नौकरी का, कारोबार का, प्राइस का, वो एक फ्यूचर प्लान कर सके, वो अपनी बजट को लेके चल सके, वो तो टोटली आउट है।
ये तो बड़ी ही बेवकूफाना बात है कि जी कह देना कि जी देखें इन्फ्लेशन जो है 4% पे आ गई है तो जी बहुत बड़ी जीत है इस हुकूमत की। तो भाई ये तो साइकिल है, इस साइकिल पे मूव है। मजा तो उस बात का है कि जो हम ग्रोथ, जो आपने कहा कि इमारत की जो बेस है उस वो बेस जो बेसमेंट जो आपका फाउंडेशन बनी है उसके ऊपर जब आप ये इमारत खड़ी करेंगे तो क्या वो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि इमारत खड़ी हो सकेगी या 2 साल बाद पे टूट जाएगी? मेरा जो अंदाजा है कि ये आपकी ये साइक्लिकल पॉइंट है, लो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं कि तेल की कीमतें कम है, उधर की कीमतें कम है, तो उसके बेस पे आपको और प्राइमरी फिस्कल सरप्लस रन कर रहे हैं जो हमने टैक्सों को बहुत ज्यादा लगा के भी जो थोड़ी बहुत डिमांड रह गई थी वो भी कटेल कर रही है। तो अगला साल तो ऐसे ही गुजरेगा, मे भी उसके बाद 1-2 साल की ग्रोथ आ जाए बट फिर हम गिरे होंगे। तो मसला तो हमारा वहीं का वहीं गिरा है। हम तो इस घन चक्कर में पड़ गए हैं कि भाई 2 साल पहले ये था, 3 साल पहले ये था, तो भाई हम तो एक जनरल डिटोरिएशन में है, उसमें कोई कमी नहीं है।